हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी विद विकास पाठक यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल के सोशल साइंस एग्जाम के लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है बच्चों आप सबके लिए। इसलिए वीडियो आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, पूरा अंत तक वॉच करना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी सवालें आपको मिलते हुए नजर आएंगी कल के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है पिकेटिंग क्या है। ठीक है, पिकेटिंग। तो देखिए पिकेटिंग क्या होता है। तो पिकेटिंग एक प्रदर्शन करने का एक तरीका है, यानी कि प्रदर्शन या विरोध करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता ही रोक लेते हैं। स्पेशल ये कब हुआ था, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, उस समय पर महिलाएं जो थी वो शराब की दुकान पर पिकेटिंग किया करती थी और वहाँ पर वो गेट के बाहर ही खड़ा होती थी ताकि वहाँ पर प्रवेश वर्जित है, प्रवेश को रोक दिया जाए। तो इसी स्थिति को बोलते हैं पिकेटिंग, जहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन करती है। सेकंड सवाल है मैटरनिक युग क्या है। ठीक है, देखिए 1815। ठीक है, 1815 जब जब हुआ था वाटरलू में नेपोलियन का हार, वहां से लेकर 1848 तक यूरोप में जितना भी काम हुआ, ठीक है, स्पेशल यूरोप में जितना भी काम हुआ वो मैटरनिक, चार्ल्स ड्यूक मैटरनिक जो था, मैटरनिक के देख रेख में हुआ था। यानी कि वो कौन था, तो वो आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, और उसी के देख रेख में सारी कामें यहाँ पर हुई थी, जितना भी काम होता था सब मैटरनिक के वजह से होता था। और इसीलिए इस युग को बोला जाता है मैटरनिक युग। यानी कि देखिए क्या बोला गया कि मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में था, मतलब वो कोई सुधार करना ही नहीं चाहता था वहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रिया में और पूरे यूरोप में उसके नीति थे कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं करो। मतलब उसका कहना था कि शासन तो होना ही चाहिए, ठीक है, शासन तो होना ही चाहिए लेकिन परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और 1815 से 1848 तक के जितने भी काल है, मतलब काल में पूरा यूरोप के इतिहास में मैटरनिक युग कहा जाता है। हम लोग देखते हैं थर्ड सवाल। बोला सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए सत्ता क्या होता है, तो सत्ता आपका मेन पावर है। ठीक है, मेन पावर है सत्ता, यानी कि जो सरकार शासन में बैठी होती है उसको हम लोग पावर यानी सत्ता कहते हैं। ठीक है, तो उसी को जब अलग अलग टाइप में बांट दिया जाता है उसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। यानी कि शासन की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब कि जब जो पावर शेयरिंग होती है उसको जब बांट दिया जाता है और जनता जब भागीदार बन जाती है तो उसी को सत्ता की साझेदारी भी कहा जाता है। फिर आगे दबाव समूह किसे कहते हैं। देखिए दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है, मतलब प्रेशर ग्रुप बोल सकते हैं इसको। और ये दबाव समूह एक ऐसा संगठन है, ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ लोग द्वारा अपने विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसका राजनीति और प्रत्येक भागीदारी नहीं, परंतु ये अपनी नीतियों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। एक राजनीतिक दल होता है जो चुनाव में भाग लेता है, जो सरकार बनाता है, जो सारी व्यवस्था को चलाता है। लेकिन दबाव समूह क्या होता है, तो राजनीतिक दल पर प्रेशर मारने वाला काम करता है दबाव समूह। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, गहन कृषि किसे कहते हैं। तो गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। श्रम साध्य कृषि है। यह श्रम साध्य कृषि जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब गहन निर्वाह, देखिए निर्वाह कृषि आपको दो टाइप का मिलेगा, एक गहन निर्वाह कृषि और प्रारंभिक निर्वाह कृषि। तो प्रारंभिक निर्वाह कृषि जो है वो थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटे टाइप का किसान करता है, जिसमें जिसमें से ज़्यादा बड़े बड़े मशीन का उपयोग नहीं होता है बल्कि श्रम का उपयोग ज़्यादा होता है। वहीं पर अगर गहन का बात किया जाए तो इसमें कुछ कुछ मशीन का प्रयोग होता है और कुछ कुछ आपका जो है श्रम का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से, मतलब कृषि से रिलेटेड कौन कौन सा उद्योग भारत में। तो भारत जो है कृषि आधारित देश है, लगभग 70 से 75% व्यक्ति यहाँ के क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग एक ऐसा तरह का उद्योग जिससे कच्चा माल किसानों के खेत में आता है। कृषि पर आधारित मतलब कृषि पर आधारित उद्योग आपका कच्चे माल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहला देखिए चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, वनस्पति तेल उद्योग, रबड़ उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, खाद बीज उद्योग और पशु आहार, सब क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग है। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे कि औसत आय से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, मतलब देश की कुल आय जितना इनकम है और बट्टे में हम लोग क्या करें, कुल जनसंख्या जितना भी पॉपुलेशन है सभी को अगर भागा दे दिए तो औसत आय का प्रयोग होगा। औसत आय बड़ी बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, औसत आय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देश की कुल आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। अगला हम लोग सवाल देखेंगे क्षेत्रक के बारे में। तो क्षेत्रक
क्षेत्रक तो आपको पता होगा 3 क्षेत्रक है। यहाँ पर क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी स्टेट, तो ऐसी गतिविधियां जहाँ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां करते हैं। मतलब यहाँ डायरेक्ट जो है प्रकृति का चीज को उपयोग करते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, अब सेकंड आपका आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक। तो प्रकृति का उपयोग तो करेंगे लेकिन उससे हम लोग नया चीज बनाएंगे, जैसे कि अगर बांस लिए, ठीक है, प्रकृति के द्वारा दिया गया बांस है और बांस का प्रयोग करके हम टोकरी बना दिए, तो वो आपका द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। और वहीं पर तृतीयक क्षेत्रक जो होती है उसको सेवा बोलते हैं, परिवहन, बैंकिंग इत्यादि जो आता है तृतीयक क्षेत्रक में आता है, उसको सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। जैसे आप मान के चलिए कोई गाड़ी में आप जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपको परिवहन करा दिया गया, बदले में आप उसको कुछ पैसा दिए, तो ये आपका आ गया टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र में। वहीं पर अगर कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अगर आपको कोई सेवा दे रहा है तो वो आपका तृतीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। तो ये हुआ अति लघु उत्तरीय यानी 2 नंबर वाले प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत हाशिए तक पहुंच गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो बोला सूरत बंदरगाह, ठीक है, बहुत पुराना बंदरगाह है ये, और 18वीं सदी का अंत जब हुआ तब ये अपना हाशिए पर, इसका मतलब कि सूरत बंदरगाह का वैल्यू जो है वो गिरने लगा। तो क्यों गिरा, क्या हुआ, इसके पीछे हम लोग देखते हैं कि क्या कारण था। तो कहा जा रहा है कि 18वीं सदी के अंत में से पूर्व तक गुजरात सूरत बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तक लाल सागर बंदरगाह से जुड़ा था। यानी कि सूरत जो बंदरगाह था, ठीक है, वो आपका सूरत बंदरगाह जो था गुजरात से लाल सागर उसके बाद आपका यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सभी से जुड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था। 1750 के दशक के पश्चात यानी बाद में इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला हो गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजारेदारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय कमी आई। 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाला व्यापार 16 करोड़ से गिरकर केवल 30 लाख रह गया। दूसरी ओर बम्बई जैसे नए बंदरगाह उभर कर आए। देखिए मतलब होता क्या है यहाँ पर, तो जैसे ही यूरोपीय कंपनियां भारत में आती है, यूरोपीय कंपनियां जैसे ही भारत में आती है नए नए बंदरगाह स्टैब्लिश करती है, और जितने भी नए नए बंदरगाह स्टैब्लिश करती है तो पुराने बंदरगाह का वैल्यू थोड़ा गिर ही जाता है। इसका एक उदाहरण आप ले लीजिए, मान के चलिए आप दुर्गा पूजा में कुछ कपड़े लिए, सपोज आप 2022 में लिए कपड़ा, ठीक है, और आपका 2025 जो दुर्गा पूजा आएगा उसमें आपके कपड़ा लिए, तो जाहिर सी बात है 2022 वाला कपड़ा तो आप पहन के जाएंगे नहीं, यानी कि पुराने कपड़ा का वैल्यू क्या हुआ, गिरा। तो उसी तरह आप यहाँ कह सकते हैं सूरत बंदरगाह आपका पुराना बंदरगाह था तो उसका वैल्यू गिरा, और नया बंदरगाह जो खुला तो उसके चलते, और वहाँ पे इजारेदारी थी यानी कि छूट थी व्यापार का, तो वहाँ से जो अंग्रेज है मुंबई बंदरगाह से बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को निर्यात कर रहे थे भारत से, इसलिए उस बंदरगाह का कामकाज थोड़ा ज़्यादा हुआ, और रादर देन यानी कि उसके बदले में आपका जो है पुराना बंदरगाह यानी सूरत और हुगली का जो थोड़ा वैल्यू था वो गिर गया था। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कॉर्न लॉ ब्रिटेन के बारे में बोला गया है। कॉर्न लॉ यानी मक्का का नियम, ठीक है। असल में होता क्या है, तो बोला गया कि ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामी के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इस कानून द्वारा विदेश से आने वाले मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमत से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त किया। अब होता क्या है, ब्रिटेन के जो भूस्वामी होते हैं वो मतलब कि जो बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं वो सरकार पर प्रेशर डालते हैं कि जो कॉर्न लॉ है यानी कि मक्का पर जो आयात है, ठीक है, उस पर रोक लगा दिया जाए, और मक्का पर रोक लगा दिया जाता है जिससे बड़े बड़े भूस्वामी जो होते हैं वो ऊंचे दाम पर अपने मक्के को बेचते हैं पूरे यूरोप में यानी ब्रिटेन में। अब होता क्या है वहाँ पे, तो जो छोटे भूस्वामी उनको तो खास यहाँ पे नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसके चलते वो सरकार पर फिर से जाते हैं सरकार के पास और कहते हैं कि अब कॉर्न लॉ जो आप पारित किए हैं इससे हम लोग का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसके वजह से आप इसको वापस लीजिए, और वापस लीजिएगा तभी जाकर अब वापस लिया जाएगा तो फिर बड़े भूस्वामी को नुकसान होगा। तो इसी के बारे में क्वेश्चन है। अब देखिए बोला गया इस कानून को हटाने से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। जब ये कानून को हटा दिया गया तब क्या हुआ, तो खाद्य सामग्री सस्ती हुई जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ मिला। ये फायदा हुआ, ठीक है। यानी कॉर्न लॉ जब पारित हुआ तो उसका सीधा फायदा किसको हुआ, बड़े भूस्वामी को, और छोटे छोटे जो भूस्वामी थे व्यापारी थे उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जब कॉर्न लॉ समाप्त किया गया बाद में तब छोटे छोटे भूस्वामी जो थे उनका भी ठीक ठाक लाभ हुआ। आगे है, जब खाद्य पदार्थ सस्ते दाम पर ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी क्या हो गए, बर्बाद हो गए, और खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। तो बहुत सारा प्रभाव इससे हुआ था। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए।
देखिए बेल्जियम मॉडल और ये श्रीलंका मॉडल तो आप पढ़े होंगे, और भारत का मॉडल, ठीक है। तो बेल्जियम मॉडल और भारतीय मॉडल में आपको पूछा गया है कि कौन कौन सी चीज़ मिल रही थी और कौन सी चीज़ वहाँ पे अलग थी। तो भारत तब की संघीय व्यवस्था बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, पहला तो हम लोग एक मिलता जुलता देखते हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था प्रावधान है, संघ सरकार और राज्य सरकार, और बाद में यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, तो स्थानीय सरकार को, ठीक है, 1992 के आसपास में। पूरे देश के शासन व्यवस्था संचालन जो होता है केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और अलग अलग राज्यों का संचालन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। शक्ति का बंटवारा भी केंद्र और राज्य के बीच संविधान में विषय की तीनों सूचियों के अंतर्गत यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत होता है। वहीं पर बेल्जियम में केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें, और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र से काम करती है, ठीक है। और तीसरा आप कह सकते हैं यहाँ पे भारत में स्थानीय सरकार, और वहीं पर आप बेल्जियम के कंटेस्ट में आप अगर देखें तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि तीसरा लेयर का सरकार कौन था, तो सामुदायिक सरकार था, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपका एक विशेषता हुआ, मतलब साथ में एक जैसा मिलता जुलता बात हुआ। अब अलग मिलता जुलता क्या बात क्या है, तो भारत और बेल्जियम दोनों देशों में तीसरे स्तर की सरकार है, परंतु भारत में बेल्जियम के भांति कोई सामुदायिक सरकार नहीं है जो अलग अलग जातियों, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा हितों की रक्षा करती है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि भारत में जो है ना सामुदायिक सरकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्थानीय सरकार होती है, जहाँ पर सभी समुदाय की भागीदारी होती है। लेकिन बेल्जियम में जो थे सामुदायिक सरकार थी, वहाँ पर स्पेशल किसी जाति, किसी धर्म के व्यक्तियों की प्रधानता होती थी वहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि सामाजिक विभाजन जो किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है, मतलब समाज को जब डाइवर्स किया जाता है, समाज को जब बांटा जाता है, तो जो राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो बोला गया सामाजिक विभाजन हर छोटे बड़े देश में विद्यमान है, मतलब छोटा देश लीजिए या बड़ा देश लीजिए, हर जगह सोशल आपको डाइवर्सिटी, सोशल विभाजन तो आपको मतलब पार्टीशन आपको मिले हुए हैं। यदि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाए तो उनका परिणाम बड़ा भयानक हो सकता है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब जितने भी राजनीतिक दल होती है सभी चुनाव लड़ने के लिए अपने आप में क्या करती है, कंपटीशन करती है, और इसके लिए अपना पैसा खर्च करती है, प्रचार कराती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी राजनीतिक दल को सामाजिक विभाजन को अपना समर्थन देते हैं तब इससे राजनीतिक विभाजन होने की संभावना रहती है। साथ ही यदि यह सामाजिक विभाजन या उनसे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां संविधान की मर्यादा में न रहते हुए कार्य करें तो यहाँ सामाजिक विभाजन सदा ही हानिकारक साबित होता है। एक उदाहरण क्या है, आयरलैंड के बारे में एक उदाहरण बोला गया जहाँ आलू का आकार लगा था। तो उत्तरी आयरलैंड का धार्मिक विभाजन जातीय राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। आयरलैंड में ईसाई धर्म के 2 प्रमुख समुदाय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है। उत्तरी भाग का बात करें तो 53% प्रोटेस्टेंट और 44% क्या रोमन कैथोलिक निवास करता है। काफी समय से इन दोनों गुट के बीच झगड़ा चलता आ रहा है। कैथोलिक उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड के गणराज्य में शामिल करना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। इसके कारण वर्षों तक हिंसा हुई और हजारों लोग क्या हुए, मारे गए। अंत में दोनों पक्षों ने 1958 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया और संघर्ष को बाद में विराम किया। तो ये क्या हुआ था, सामाजिक विभाजन की वजह से इतना बड़ा काम हुआ था। अब आगे हम लोग देखेंगे, बढ़िया सवाल है एक ठो कि भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए। मतलब भारत सरकार जो है कृषि में उत्पादन को ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए, वृद्धि करने के लिए कौन कौन सा उपाय किया। तो देखिए वो क्या बोला है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा नंबर पर आता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के हेतु कृषि का बहुत ही बड़ा पैमाने पे काम जरूरत होगा। अब पॉइंट बना सकते हैं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला गया कृषि में उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने सबसे पहला कार्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, यानी जमींदारी प्रथा को खत्म किया। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना, क्योंकि भारत के लिए अभिशाप था। इस योजना के अंतर्गत जमींदारों से जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को दे दी गई। जमीन के न्याय संगत और समान वितरण को सुनिश्चित बनाने के लिए जोतों का सीमा निर्धारित किया गया। आगे खेतों की चकबंदी। तो भारत में अधिकतर किसानों के पास जोतों का आकार बहुत छोटा है। ये भारतीय कृषि की समस्या भी है कि यहाँ के जोत का आकार बहुत ही छोटा है। बाद में क्या किया गया, इसको चकबंदी किया गया और इसको बड़ा किया गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं भारत में जितने भी छोटे छोटा खेत था सबको मिलाकर एक बड़ा खेत बनाकर चकबंदी किया गया। मतलब आप कह सकते हैं जिस तरह से कम्यून होता है ना, कम्यून, उस तरह से कम्यून किया गया, सामूहिक खेती बोला गया, कोल खोज बोला गया। फिर हाइब्रिड बीजों का प्रयोग। तो आप जानते होंगे HYV भी, तो HYV बीज का प्रयोग यहाँ बाद में किया गया। जैसे आप कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा आधुनिक बीजों के विकास के लिए नई संस्थाएं बनाई गई, जिसमें बीजों को विकसित किया गया और हाइब्रिड बनाया गया, जिससे गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। हाइब्रिड बीज में क्या होता है कि छोटे से मतलब एक ही बीज में बहुत सारे फल उग जाते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग कब किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था आपका इसमें क्या बोल सकते हैं, तो
हरित क्रांति जो स्वामीनाथन के समय हुआ था 1960 में, वहाँ से इसका प्रयोग किया गया HYV बीज का, उन्नत बीज जो होता था। तो अब अगला पॉइंट है यहाँ पे खाद और उर्वरक का प्रयोग, यानी कि भारतीय कृषि में अब रासायनिक खाद प्रयोग होने लगा है। पहले तो आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट प्रयोग होता था, लेकिन बाद में क्या होता है तो यहाँ पर रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगता है, जिससे उपज शक्ति में वृद्धि हो रही है। और सरकार ने उर्वरक के निर्माण के लिए कई उद्योग का भी निर्माण कर रखा है, रासायनिक उर्वरक जो फैक्ट्री में बनता है। आगे कीटनाशक का प्रयोग, तो फसलों में अत्यधिक कीड़े मकोड़े भी लग जाते थे, जिससे बीमारियां हो जाती थी। इससे बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आगे है कि कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कृषि यंत्रों के निर्माण में जोर दिया गया और आधुनिक कृषि यंत्र बनाए गए, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी कि पहले तो आप देख सकते हो कि हल जुआट बैल, इस सब से आपका खेती होता था, लेकिन बाद में आधुनिक मशीनें आई और खेती हुई, जिससे उत्पादकता भी बढ़ी। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत सरकार ने बहुत सारे योगदान दिए हैं कृषि उपज में बढ़ोतरी के लिए। आगे सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सड़क के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है सड़क का। उसके बाद है सड़क परिवहन सुविधा है तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है तथा 24 घंटे उपलब्ध होता है। मतलब आप समझ लिए यहाँ पे आप अपना घर से बैठेंगे और आप जहाँ अपना गंतव्य स्थान जाना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं सड़क परिवहन के माध्यम से। नेक्स्ट है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध और सब्जियों आदि को विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा प्रदान करती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही किसानों का ज्ञान भी बढ़ता है। यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु विनिमय यानी कि वह प्रणाली इसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकता की वस्तु की पूर्ति वस्तु के विनिमय के माध्यम से करते हैं, यानी कि वस्तु के बदले। जैसे अगर हमको मेरे पास मान के चलिए महुआ है और हमको लेना आटा, तो और मेरे पास पैसा है नहीं, और दुकानदार को भी क्या चाहिए, दुकानदार को भी चाहिए महुआ, ठीक है, या उसको नहीं भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हम अपना महुआ बेचेंगे और वो हमको आटा दे देगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु के लेना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि आप उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे। ठीक है, उपभोक्ता यानी कि जो आपका कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है वो, तो उपभोक्ता के रूप में हमारे निम्न कर्तव्य हैं, यानी कि हम जब दुकान जाएंगे यानी बाजार जाएंगे तो हमारा क्या क्या कर्तव्य बनेगा। तो पहला है जागरूकता का परिचय, यानी कि हमें वस्तुओं की कीमत, गुणवत्ता, गारंटी और सेवाओं का ध्यान देना चाहिए। फिर आगे हमें खरीदी गई वस्तुओं की नगद रसीद मांगनी चाहिए, यानी कि रसीद यानी वॉल्यूम तो चाहिए, ताकि भविष्य में तथ्यों के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सके। फिर आगे हमें अपनी उचित शिकायतों को अवश्य दर्ज कराना चाहिए, जिससे अन्य लोगों को प्रोत्साहन मिले। और आगे हमें अपनी शिकायतों पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता संगठन की सहायता लेनी चाहिए और समय समय पर उसका सहयोग भी करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, साथ ही इन अधिकारों का प्रयोग भी करनी चाहिए। ठीक है, MRP को आपको देखना है, उसके बाद आप एक्सपायरी डेट को देखिए, ये सब सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। यानी जब भारत में मुद्रण आया तो उससे चलते भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैला मुद्रण में। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ क्या बोला गया कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मुद्रण संस्कृति ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो निम्न है। पहला क्या है, तो अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकें की रचना की जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार किया और वंदे मातरम गीत जैसे भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। और जब भी वंदे मातरम गीत गाया जाता था तो सभी में राष्ट्रवाद की भावना भर जाती थी और सभी अपने देश के बारे में सोचते थे और एकजुट हो जाते थे। तो ये कैसे हुआ, तो ये लेखों के माध्यम से हुआ। उसके बाद आगे भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू तथा मुंबई समाचार पत्रों में छपने वालों लेख राष्ट्र प्रेम से काफ़ी ओतप्रोत होते थे। आगे भारतीय देसी भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया गया और संपूर्ण भारत में जागृति पैदा हुई। इसका मतलब क्या है, तो भारत का देसी भाषा में जो छपता था, वो देसी भाषा में अगर छपता था तो लोगों को ज़्यादा पल्ले पड़ता था, ज़्यादा समझ में आता था। जैसे आप मान के चलिए आप खोट्ठा बोलते हो और खोट्ठा में अगर कोई बात करेगा तो ज़्यादा अच्छा आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में अगर कम्युनिकेशन हुआ तो आप ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। तो भारतीय भाषाओं में छापे जाते थे, इससे भारत के लोगों में जुड़ाव महसूस हुआ। गरीब लोग ही गरीब लोग भी इसको मतलब इसके तक पहुँच हो जाता था। फिर चैप बॉक्स आया था, पॉकेट बुक, इससे गरीब लोग पढ़ लेता था, उसके मतलब जान जाता था हर चीज़। उसके बाद क्या था कि वहाँ पे बहुत जगह भारत में पुस्तकालय खुलने लगे, जिससे गरीब लोग पुस्तकालय में जा पढ़ाई करने लगे।
आगे मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन के शोषण, पूर्ण गलत नीतियों और उनके दावों को उजागर करने में सहायता मिली। यानी कि जैसे ही मुद्रण आया तो अंग्रेजी शासन जितने भी थे, अंग्रेजी शासन जो भी बुराइयां करते थे उसके बारे में छापा जाने लगा, जिससे क्या हुआ, लोगों तक मतलब कि जो बहुत पुराने बातें हैं जो सब तक नहीं पहुंचती थी, वो मुद्रण की वजह से सभी के पास पहुंचे। इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिला। फिर आगे मुद्रण संस्कृति ने भारत को एक कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे देश में रह रहे लोगों तक पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। मतलब मुद्रण की वजह से जो दूर घटनाएं होती थी उसको ये मतलब कि पूरे देश को जोड़ने में मुद्रण का बहुत बड़ा योगदान था। आज देखिए आप कहीं भी कोई घटना होता है तो उसको आराम से रिलेट कर लिया जाता है, कहाँ किसके वजह से संपन्न होता है वो, तो मुद्रण की वजह से। फिर आगे प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचार को जन जन तक पहुँचाना बहुत ही आसान हो गया। उसके बाद यानी कोई भी अगर कवि थे, कोई लेखक थे, तो अपना विचार को पहुँचाना चाहते थे तो अगर बोल नहीं पा रहे तो अपने लेखों के माध्यम से सभी जगह पहुंचा देंगे। नेक्स्ट, यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावना का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। फिर आगे है भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषता का वर्णन करें। भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषता का वर्णन करें तो क्या है, तो पहला संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारत की संसद और विधानमंडल अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और अपने अधिकार एवं कार्यों का प्रयोग कानून के आधार पर ही करते हैं। नेक्स्ट है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान का होना संघात्मक शासन की प्रमुख शर्तें हैं। लिखित संविधान होने से संघ और राज्य में मतभेद की संभावना कम होती है। इसमें संघ और राज्य के क्षेत्राधिकार सुनिश्चित होते हैं। अन्य संविधान के भांति भारत का संविधान व्यवस्थित और लिखित है और आपको पता ही है कि पूरा संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा है। नेक्स्ट है कठोर और लचीला संविधान। तो संघात्मक संविधान कठोर है, इसमें उसमें परिवर्तन सरलता से नहीं किया जा सकता। आगे है शक्तियों का विभाजन। तो भारत के संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय केंद्रीय तथा स्थानीय महत्व के विषय राज्य को दिए गए। शक्तियों का विभाजन 3 सूची के आधार पर किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य की सरकार बिना दबाव से अपने अपने विषय पर कानून का निर्माण करती है। फिर है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। मतलब न्यायपालिका की अगर बात किया तो न्यायपालिका यहाँ पर ऑटोनोमस है, किसी के कब्जे में नहीं होती है। यानी कि भारत के संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार है। भारत की न्यायपालिका अपने कार्यों का निष्पादन स्वतंत्र रूप से करती है, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का कैसे समाधान करती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो मुद्रा जो है दोहरे संयोग की समस्या को कैसे सुलझाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोला गया, वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीज़ों का आदान प्रदान चीज़ों से होता है और उसमें मुद्रा का प्रयोग के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ऐसा करना कितना कठिन है और यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बोला गया, एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है। पहले तो उसे जूता खरीदने वाले व्यक्ति को खोजना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ से जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ से गेहूं बेचना चाहता है, ठीक है। इस प्रकार इस लेन देन में संयोग की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरा वह गेहूं बेचने के लिए तैयार भी हो। आगे परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार मुद्रा से वह वहाँ मतलब जहाँ चाहे वहाँ गेहूं खरीद सकता है। ऐसे मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होती और वह अपने आप हल होती है। यानी सिंपल सी बात है, मुद्रा जो है वो कभी ये चीज़ जरूरत नहीं होता है कि दोनों को जरूरत है या नहीं। अगर दोनों को जरूरत नहीं तो भी आप सामान ले सकते हैं मुद्रा से, और यही चीज़ आपका वस्तु विनिमय में नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन, उद्योग प्रदूषण को कैसे प्रभावित करते हैं, व्याख्या करें। तो उद्योगों ने 4 प्रकार प्रदूषण को जन्म दिया है। उद्योगों ने 4 प्रकार के, पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु तथा जल दोनों को प्रदूषित करता है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा बढ़ जाने से अवांछनीय PSO की मात्रा बढ़ जाती है तथा वायु प्रदूषित हो जाती है। आगे वायु में धूल, धुआं तथा धुंध मिले रहते हैं, इससे वायुमंडल प्रभावित होती है। आगे उद्योगों से निकला कचरा विषाक्त होता है और भूमि तथा मिट्टी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी प्रदूषित करता है। और आगे है कि जिस समय पर्यावरण के विभिन्न तत्व प्रदूषित हो जाते हैं तो पूरा पर्यावरण भी क्या होता है, क्षति हो जाता है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव यहाँ पर सवाल जो आपके कल के होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव तो आपको पहले ही करा रखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट आप देखे होंगे। और सब्जेक्टिव में भी आपको 3 वीडियो मिला था, ये चौथा वीडियो है और आपको 2 से 3 वीडियो आपको सुबह 5 बजे तक भी हम प्रोवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगने वाला है और अच्छे से आप सभी कर लीजिएगा। कल आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।